Good morning, students. In our last class, we have seen some of the very basic topics of the chapter 1, that is the electric charges and fields, right? From today, we are going to start the further topics. That the first topic is Coulomb's law of electrostatics, okay? You all might have studied न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? आपने सभी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, that F is equal to G m1 m2 upon r square, yeah, right? You must be familiar with this formula and the Newton's law of gravitation. So basically जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमको दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है ना? दो बॉडीज जिनका मास m1 m2, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू वो बताता है. सिमिलरली कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर एक लॉ दिया था. जैसे न्यूटन ने वहां मास की बात की थी, वहीं सिमिलरली कूलम ने चार्जेस की बात की. तो जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट गिव्स अस द magnitude of the force acting between the two charges which are placed at some distance from each other. Okay, suppose ये कोई दो चार्जेस हो गए Q1 and Q2. Okay, Q1 and Q2 with the two charges that are placed at some distance r from each other. Okay, Q1 and Q2 दो चार्जेस हो गए जो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर. ओके, सो कूलम ने बोला था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस. ओके, F is directly proportional to Q1 Q2, that is the magnitude of both the charges. Similarly, it is also inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so those दो इक्वेशंस आई हमारे पास. पहला, उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, है ना? जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, अगर जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ फोर्स, राइट? सिमिलरली दो चार्जेस के बीच की जितनी कम डिस्टेंस, उतना ज्यादा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, और जितने दूर दूर वो रखे होंगे उतना कम उन पे फोर्स लगेगा. So the same thing we have written in the form of equation कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, राइट? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, so from here we will get F is proportional to Q1 Q2 upon R square. हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया and we will get F is proportional to Q1 Q2 upon में R square. यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, so I have to introduce a constant here, and that constant is K. Okay, that constant is K. In SI system, अगर हम बात करें in SI system, तो SI system में इस K की वैल्यू होती है F is equal to, इस K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और कितनी होती है? this 4 pi epsilon naught. So this K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So this is the expression for the amount of force that is acting between the two charges whose magnitude are Q1 and Q2. Also one thing you have to mention here कि ये जो फोर्स होगा that can be attractive as well as repulsive, right? तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आपके पास प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है. अगर प्लस फोर्स जो है वो प्लस में आया, इट मींस बोथ द चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, और अगर ये फोर्स माइनस में आया, इट मींस द बोथ द चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, और रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम चार्जेस हैं. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द amount of force acting between the two charges, and the SI unit of force is Newton. That's why we have written N here. Okay,
अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट निकालने के लिए हमने इस k को इधर ही रहने दिया, इसको इधर ले गए, तो ये क्या हो गया? FR² अपॉन में Q1 Q2। तो F की यूनिट क्या, मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन, R इज द रेडियस, रेडियस की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, अपॉन में ये चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, और चार्ज की यूनिट क्या? कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो दिस इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, नाउ अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज वी हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर हैं। ओके, so we have to find out the amount of force the magnitude of the force acting between the two charges। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया दो चार्जेस, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? वी हैव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 Q2 आर बोथ द चार्जेस। आपको पता है Q1 इज प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको दी है 1, तो वी हैव रिटन 1 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग बाहर लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। सबसे पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर -19 और -19 कितनी हो गई? -38, और ये हो गई 9। तो इसमें से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी विल गेट -29। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -29 इंटू मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो यहाँ आ गए 2 जीरोस। जब 2 जीरोस ऊपर गए तो ये 29 जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 27, और जब आप इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे सो यू विल गेट द आंसर। 16 इंटू 16 इज 256, और 256 में जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी समथिंग अबाउट 2304 into 10⁻⁻27, and since we are finding the force so इसकी यूनिट हो गई न्यूटन। ऑल्सो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिंस दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कैसा है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव आएगा, और अगर रिपल्सिव है तो पॉजिटिव आएगा, right? So from here we can solve the numericals that are based on the Coulomb's law of electrostatics, right? Now इस Coulomb's law की कुछ limitations हैं। limitations मतलब कमियां हम बोल सकते हैं। इस Coulomb's law की कुछ limitations हैं, and what are those limitations that we will see now? Limitations of Coulomb's law. Limitations of Coulomb's law. The first limitation is that Coulomb's law is only applicable for point charges. Okay? जो Coulomb's law है वो केवल point charges के लिए applicable होता है। अब point charges का मतलब क्या? Point charges मतलब जब किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है as compared to the distance that it travels। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पॉइंट ऑब्जेक्ट की, आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट।
पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल है उसका साइज बहुत छोटा होता है और वो पूरे स्टेडियम में ट्रेवल करती है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और जो सन का ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, तो दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज आल्सो सेड टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन दैट केस। तो हर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है कब, जब वो अपने साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो कूलम्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्जेस। ओके, जो कूलम्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब क्या, ऐसे चार्जेस जो अपनी पोजीशन पर रेस्ट में है, ठीक है। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उस केस में जो कूलम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द न्यूक्लियर डिस्टेंस। It is applicable only up to the nuclear distance, that is 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, जो कूलम्स लॉ होता है वो केवल बहुत कम डिस्टेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, दैट इज अबाउट न्यूक्लियर डिस्टेंसेस 10 to the power minus 15 मीटर, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो। ओके, सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की, दैट ऑल वी हैव टू स्टडी। अब यहां से हमारे पास एक टर्म आती है यूनिट चार्जेस। आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम, है ना। तो यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिट शब्द का मतलब होता है वन, राइट। यूनिटी हम बोलते हैं, यूनिटी मीन्स एकता, तो यूनिट मीन्स व्हाट, एक मतलब वन। तो यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज का मतलब होता है जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 1 कूलम हो, ठीक है। जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड या तो प्लस 1 कूलम हो या माइनस 1 कूलम हो, तो ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं यूनिट चार्जेस, राइट। सो व्हेन टू चार्जेस हैव मैग्नीट्यूड either plus 1 coulomb or minus 1 coulomb, then the charges are said to be the unit charges. Okay, so I think it is clear to all of you. This was the Coulomb's law of electrostatic. It is quite important, so you have to study it with full attention. Okay, now the next topic is electric field and the intensity of electric field. जो हमारा चैप्टर का नाम ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई चार्ज है, लेट दिस बी अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस चार्ज के पास में यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। Now what will you observe? ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब अपने से दूर धक्का देगा, राइट। मगर अगर यही चार्ज इस वाले चार्ज से बहुत दूर रखा होता, यहाँ कहीं रखा होता, तो उस केस में इस चार्ज का इस चार्ज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। इसका मतलब हर एक चार्ज की अपनी एक एरिया होता है, अपना एक कैपेसिटी होती है जिस तक वो किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। ये वाला चार्ज केवल इतने एरिया तक किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, इसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो वो उसको इन्फ्लुएंस का मतलब या तो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। और उसी पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई चार्ज इफेक्टिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। So the area up to which a charge is effective, or we can say it can attract or repel the charges,
is said to be the electric field. सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, बट अगर यही चार्ज यहाँ पर होगा तो इसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दैट सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी। ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉइंट्स पर, मतलब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो सेम हो, राइट। इसका मतलब क्या, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई चार्ज इससे पास में रखा हुआ है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, वो उसको ज्यादा रिपेल करेगा, एज कंपेयर टू अगर कोई चार्ज इससे दूर रखा हुआ है तो। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब हर एक चार्ज अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज नथिंग बट कोई चार्ज है ना, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, mlt इनवर्स स्क्वायर, राइट। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at, दिस आल्सो यू माइट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस 11th में। mlt यहाँ 1 ऊपर गया तो -1, -2 -1 इज -3, और ये हो गया a इनवर्स। So the dimensional formula of the intensity of electric field is m1 l1 t inverse cube a inverse. This is the dimensional formula of intensity of electric field. और अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ intensity of electric field, that is the Newton per coulomb, and the formula of intensity of electric field is the force F upon Q, और ये हो गया इसका dimensional formula, right? So I hope it is clear to all of you. Now the next topic is intensity of electric field due to a point charge. ठीक है, एक point charge है, उस पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट वी आर किसी पॉइंट पर दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सपोज ये कोई पॉइंट हो गया O, और इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट सिचुएटेड है P, ओके, एंड लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस O के कारण इस P पर क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। O एक पॉइंट चार्ज है तो इसको हमने मान लिया लेट इट बी अ प्लस Q चार्ज, और P पर जो चार्ज है लेट दैट चार्ज बी Q नॉट। तो O हो गया हमारा सोर्स चार्ज और P हो गया हमारा टेस्ट चार्ज, राइट। जिस चार्ज के कारण इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज पे हम इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। सो हमारा पॉइंट चार्ज हो गया प्लस Q, तो हमारा टेस्ट चार्ज हो गया Q नॉट, लेट इट बी प्लस, मतलब पॉजिटिव ही है, ओके। सो बाय कूलम्स लॉ हमको पता है कि इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, राइट। सो इन दैट केस बाय कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, राइट।
this expression we have already derived in case of Coulomb's law right now only, है ना. So this will be the magnitude of the force acting between the two like charges that are placed at some distance, that is the distance r from each other. Also F is equal to 1 by, अच्छा एक चीज और हमको पता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो E होता है दैट E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, है ना. मतलब कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पर कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, Q नॉट, तो इसलिए हम इस Q को Q नहीं लिखते हुए हम क्या लिख देते हैं, Q नॉट. सो दिस Q नॉट इज द चार्ज जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q. सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट. इस फॉर्मूला में अगर मैं F की वैल्यू पुट कर दूं, सो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट E इज इक्वल टू, F की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में है यहाँ पर Q नॉट, राइट. Q नॉट के अपॉन में 1, आपको पता है ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Q नॉट यहाँ पर. सो व्हाट आई विल गेट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इनटू 1 बाय Q नॉट, राइट. जो नीचे वाला 1 है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा और Q नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अगर हम इस Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल करें, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. So this is the expression for the intensity of electric field due to a point charge in an electric field, right? एक जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगी, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन N by C, that is the SI unit of intensity of electric field, right? So this is the expression for the intensity of the electric field, that is E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Now the next topic is electric lines of forces. Okay, आपने previous classes में magnetic lines of forces पढ़ी होंगी already. जब हम एक मैग्नेट प्लेस करते हैं उसके पास अगर हम कंपास से लाइंस ड्रॉ करें तो दैट आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट. कुछ इस तरह से जो दिखती हैं, राइट. दिस यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस, है ना. नाउ जैसे हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होती हैं. ओके, सो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लाइंस हो रही थी, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लाइंस हो रही हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली क्या, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जब सपोज हमने एक चार्ज मान लिया प्लस Q. ओके, इस प्लस Q को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया. व्हेन वी प्लेस दिस प्लस Q चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है. हमने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको प्लेस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर चार्ज अप्लाई करेगी और इस पर फोर्स अप्लाई करेगी ऑब्वियसली, राइट. और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, है ना. तो डिस्प्लेस होने के बाद जिस पाथ को ये फॉलो करता है उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो व्हेन अ यूनिट चार्ज इज when an isolated charge is placed in the electric field and it is free to move under the absence of any of the external force, then the trajectory of the path that it follows in the absence of that external force is said to be the
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब बाहर से किसी फोर्स के एब्सेंस में कोई चार्ज फ्रीली मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पाथ को, जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एरोज हैं वो पॉजिटिव के केस में हमेशा बाहर की तरफ होंगे और नेगेटिव के केस में हमेशा अंदर की तरफ जाते हुए होंगे, राइट। तो पॉजिटिव से एरोज हमेशा बाहर निकलेंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज emit through positive and go to the negative, okay। ऑल्सो ये तो केस हो गया जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। सपोज अगर दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो उस केस में उनसे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो ये इस तरीके से ये लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल कर देंगी। दे विल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो इससे जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। दे विल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर टू सिमिलर चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस के लिए बनाएं तो इट विल लुक लाइक दिस। एरोस का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव के केस में उसकी तरफ आता हुआ बनेगा, राइट, मतलब टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इन दिस वे वी कैन सी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब दो सेम चार्जेस एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, ऑल्सो जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पहली तो यही हो गई कि हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। दूसरा, अपोजिट चार्जेस में तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से जुड़ जाती हैं, लेकिन सिमिलर चार्जेस के केस में ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ये दो पॉइंट्स हो गए। द थर्ड थिंग इज दैट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्यों टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पर, सपोज मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट मुझे क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। सिमिलरली यहां पर किया तो ये हो गई। इस तरह से अगर किसी भी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आई विल गेट द इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक लाइंसों को इंटरसेक्ट करवा देते हैं, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो इस डायरेक्शन में भी बन सकती है और दूसरा इस डायरेक्शन में भी बन सकती है। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, जो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो दो हो जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। So these are some of the characteristics of the electric lines of also electric lines of forces are continuous lines, okay। ऐसा नहीं होगा कि बीच में से कहीं ब्रेक हो रहा है। These are the continuous line। अगर पॉजिटिव से निकली है तो या तो वो रिपेल होंगी या तो वो नेगेटिव तक की तरफ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बीच में ही कहीं पे ब्रेक हो गई, राइट। So these are some of the characteristics of the electric lines of forces. I hope it is clear to all of you. So that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.